हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग साइंस सुमित। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखे थे और आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्म देखेंगे अकाउंटिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले टर्म आता है हमारे पास वो है असेट्स। असेट्स आर दी प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि एंटिटी और एंटरप्राइज के पास जिन प्रॉपर्टीज़ का स्वामित्व होता है, ये मतलब ओनर होते हैं जिनके, ये वो असेट्स होती हैं। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। मतलब इसके अंदर ये बोला है कि ये जो असेट्स होती हैं ये किसी भी एंटिटी और एंटरप्राइज की इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब है ये बिजनेस की जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ होती है उनको स्मूथली रन करवाते हैं। आगे असेट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला करंट असेट्स, दूसरा नॉन करंट असेट्स, तीसरा फिक्स्ड टीसीएस असेट्स। तो जो सबसे पहला है करंट असेट्स, तो करंट असेट्स में बताया गया है करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं किसी भी एंटरप्राइज और एंटिटी की जो कि वो इसलिए अपने पास रखते हैं ताकि उनको शॉर्ट टर्म मतलब कम समय में उनको कैश में कन्वर्ट किया जा सके। मतलब अगर किसी बिजनेस को कैश की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो अपने करंट असेट्स को मार्केट में बेच के उनको कैश में कन्वर्ट करा सकता है। इसके एग्जांपल हो गए जो गुड्स वो जो परचेस करते हैं, जो गुड्स को वो हमारे करंट असेट्स होते हैं। जो डेटर्स होते हैं वो करंट असेट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक खर्चा है बिजनेस के लिए, मगर इसको असेट्स के अंदर क्यों डाला है वो हम आगे देखेंगे। आगे अब दूसरा हमारे पास नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज नॉट विद द पर्पस टू रिसेल बट आर हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। इसके अंदर यह बताया गया है कि जो नॉन करंट असेट्स होते हैं वो किसी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में होते हैं और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बिज़नेस के ऑपरेशंस को। मतलब जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ होती है किसी भी बिज़नेस की उनको ईजिली करने के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है? फिक्स्ड असेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर नॉन करेंट असेट्स। अब हम देखेंगे फिक्स्ड असेट्स। Fixed assets are those non-current assets of an enterprise which are held not to resell but with the purpose to increase its earning capacity। मतलब फिक्स असेट्स के अंदर ये बताया गया है कि फिक्स असेट्स वो नॉन करेंट असेट्स होते हैं जो बिजनेस इसलिए अपने पास रखती है ताकि उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके, ना कि रिसेल के लिए रखती है। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब है कि जो वो काम करती है उसको ईजिली कर सके। जैसे हम जो बिज़नेस की लैंड होती है, बिल्डिंग होती हैं, गुडविल होती है, ये बिज़नेस के काम को ईजिली कर देती है। अब फिक्स्ड असेट्स के टाइप देखते हैं। फिक्स्ड असेट्स के 2 टाइप होते हैं, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं, मतलब जिनको हम छू और देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर एंड फर्नीचर। और इंटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब इसके अंदर ये बोला है कि इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब हम ना ही उनको देख सकते ना ही छू सकते। इसके एग्जाम्पल क्या है? पेटेंट, गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ट्रेडमार्क्स। ये फिक्स्ड असेट्स है। फिक्स्ड असेट्स नॉन करेंट असेट्स का ही एक टाइप है। और हमारे पास तीसरा टाइप है असेट्स का, वो है फिक्स्ड टीसीएस असेट्स। फिक्स्ड टीसीएस असेट्स वो असेट्स होते हैं जो ना कि टेंजिबल असेट्स होते हैं ना ही इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। ये थोड़े अलग हैं। इसके एग्जांपल है जैसे फर्म में डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंसेस होते हैं वो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और कंपनी के केस में जो डिस्काउंट और लॉस होता है वो डिवेंचर को इशू करने में, वो फिक्स्ड टीसीएस असेट्स होते हैं कंपनी के केस में। जो हमारे पास दूसरी टर्म है वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस। ओन मतलब पेबल। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो लायबिलिटीज़ होती है उसका मतलब है जो बिजनेस को जो अमाउंट पेमेंट करनी होती है, जो अमाउंट पे करनी पड़ती है वो लायबिलिटीज़ होती है। लायबिलिटीज़ 2 लोगों की तरफ हो सकती है। एक जो ओनर की तरफ हो लायबिलिटी, वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। अगर लायबिलिटी आउटसाइडर मतलब ओनर को छोड़ के हो, वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती है। और लायबिलिटी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड।
मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि नॉन करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो 1 साल से अधिक समय के लिए होती है, मतलब 1 साल से अधिक समय लिया जाता है इसकी पेमेंट के लिए। कौन कौन सी लायबिलिटी होती है ये? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं, लोन होते हैं हमारे। और जो करंट लायबिलिटी है वो क्या है? करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज़ पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब इसके अंदर ये बोला है कि करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ होती हैं हमारी जो 1 साल के अंदर ही उनकी पेमेंट करनी होती है। इसके एग्जांपल है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा, इसके एग्जांपल्स हो गए। अब जो तीसरी टर्म है हमारे पास वो है कैपिटल। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर और बाय पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब कैपिटल वो अमाउंट होती है जो इन्वेस्ट की जाती है इंटरप्राइज में प्रोपराइटर द्वारा और पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स द्वारा। जो कैपिटल, जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है वो कैपिटल होती है। अब चौथी टर्म है हमारे पास ड्राइंग। इट इज़ द अमाउंट विदड्रॉ और गुड टेकन बाय द प्रोपराइटर या पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। मतलब इसके अंदर बताया गया है जब कोई पार्टनर या प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो अमाउंट को विड्रॉ करता है, मतलब बिजनेस में से कुछ अमाउंट ले लेता है या फिर कुछ गुड्स लेता है, तो वो ड्राइंग होती है। पांचवी टर्म है हमारे पास इनकम। इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम वो प्रॉफिट होता है जो अकाउंटिंग पीरियड के ड्यूरिंग, मतलब दौरान अर्न किया जाता है, मतलब कमाया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो डिफरेंस होता है इसका ये डिफरेंस होता है रिवेन्यू और एक्सपेंसेस। मतलब रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को अगर हम माइनस करते हैं, मतलब रिवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमें इनकम पता चलती है। अब हमारे पास छठी टर्म है हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू। एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है जो रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए लगती है। रिवेन्यू को जनरेट करने में, मतलब जो रिवेन्यू को जब जनरेट करते हैं तो जो कॉस्ट उसमें लगती है वो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। एक्सपेंसेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एडवांस में ही पेमेंट की कर दी जाती है। देखो, इट इज़ दैन एक्सपेंसेस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन फॉलोइंग ईयर और ईयर्स। मतलब जो इस प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी खर्चे हुए नहीं है मगर हमने एडवांस में उसकी पेमेंट कर रखी है पहले से ही। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने, मतलब जिसके खर्चा हो चुका है, मतलब वो खर्चा हो चुका है मगर हमने उसकी अभी तक पेमेंट नहीं की है, वो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती हैं। अब 7वीं टर्म आती है हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मतलब प्रॉफिट वो इनकम होती है जो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से मिलती है उसको। प्रॉफिट हम 2 तरीके से देख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस होता है जो रिवेन्यू किया जाता है वो सेल से, या जो हम सर्विस देते हैं किसी को, उसमें जो रिवेन्यू मिलता है, उससे जो हमें रिवेन्यू मिलता है उसमें से अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट उसमें माइनस कर देंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाती है। और नेट प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रिवेन्यू ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब हम अगर टोटल रिवेन्यूज़ में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारे नेट प्रॉफिट मिल जाती है। इन केस ऑफ टोटल एक्सपेंस, अगर टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं टोटल रिवेन्यू से तो उसे नेट लॉस कहा जाएगा। ऐसा ही केस ग्रॉस प्रॉफिट में है। अगर रिवेन्यू कम होता है कॉस्ट से, डायरेक्ट कॉस्ट से, तो वो ग्रॉस लॉस कहला जाएगा। अब 7वीं टर्म आती है हमारे पास प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मतलब प्रॉफिट वो इनकम होती है जो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से मिलती है उसको। प्रॉफिट हम 2 तरीके से देख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस होता है जो रिवेन्यू किया जाता है वो सेल से, या जो हम सर्विस देते हैं किसी को, उसमें जो रिवेन्यू मिलता है, उससे जो हमें रिवेन्यू मिलता है उसमें से अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट उसमें माइनस कर देंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाती है। और नेट प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रिवेन्यू ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब हम अगर टोटल रिवेन्यूज़ में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारे नेट प्रॉफिट मिल जाती है। इन केस ऑफ टोटल एक्सपेंस, अगर टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं टोटल रिवेन्यू से तो उसे नेट लॉस कहा जाएगा। ऐसा ही केस ग्रॉस प्रॉफिट में है। अगर रिवेन्यू कम होता है कॉस्ट से, डायरेक्ट कॉस्ट से, तो वो ग्रॉस लॉस कहला जाएगा। अब हमारे पास है 8वीं टर्म जो कि है गेन।
इट इज़ अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम ट्रांजैक्शन विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस बट आर इंसिडेंटल टू इट्स, सच एज अ गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट। मतलब गेन वो प्रॉफिट होता है जो असेट्स को मार्केट में सेल करने के बाद मिलता है। मतलब जो असेट्स की जो मार्केट वो करंट वैल्यू है, अगर उससे ज़्यादा की सेल हो जाती है उस असेट्स की, तो हमारी वो गेन होता है उस असेट्स में। अब हमारे पास 9वीं टर्म है लॉस। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिवेन्यू। मतलब लॉस वो सिचुएशन हो जाती है जब एक पीरियड ऑफ टाइम में अगर एक्सपेंसेस रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो लॉस की सिचुएशन होती है। अब हमारे पास है 10वीं टर्म रिसिप्ट। रिसिप्ट इज़ द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। मतलब रिसिप्ट वो अमाउंट होती है जो रिसीव हो चुकी है या रिसीव होने वाली है सेलिंग असेट्स और गुड्स और सर्विसेज गुड्स और असेट्स को सेल करने के बाद जो हमें अमाउंट रिसीव होने वाली है या रिसीव हो चुकी है उनको हम रिसिप्ट कहते हैं। रिसिप्ट दो तरह की होती हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ से मिलती हैं। मतलब जो बिजनेस का जो काम है अगर वो उनको करके उसको रिसिप्ट मिलती है या फिर मिलने वाली होती है तो उसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स को बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने देखे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स, और अगले लेक्चर में भी हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो अगले लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी करे। थैंक यू।